जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो हमने आज इस वीडियो में टॉप 50 वैसे जीके के प्रश्नों को लिए हैं जो हर एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीटेड प्रश्न हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं। आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आपके आने वाले सभी शिफ्टों में यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से इस वीडियो को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है रामागुंडम बांध कौन सी नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे बना हुआ है। गोदावरी नदी से कुछ फैक्ट याद रखेगा। यह दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट, दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है। यह एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। अगला एक प्रश्न, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। ध्यान रखिएगा, पोचमपाद परियोजना भी यह गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी से कुछ फैक्टों को याद रखेंगे। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना यह सीपीओ के एग्जाम एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। पोलावरम परियोजना यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है। यह चारों फैक्ट गोदावरी से है। पहला, रामागुंडम बांध यह गोदावरी नदी पे बना हुआ है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे बना हुआ है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। पोलावरम परियोजना यह भी गोदावरी नदी पे बना हुआ है। और गोदावरी से कुछ फैक्ट जो हमने अभी बताया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। यह सब फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। प्रश्न यह पूछा जाता है, ईसा मसीह को कौन सूली पे चढ़वाए थे, तो रोमन गवर्नर थे जिनका नाम था क्या, पोंटियस। पोंटियस जो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाए थे। अगला एक प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय 8 थी। वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 34 अब इसकी संख्या बढ़ाया गया है। और संख्या बढ़ाने का पावर किनके हाथों में है, तो भारत के जो सांसद हैं उनके हाथों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका अगर बेहतर आपको लग रहा है, प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि ये सभी प्रश्न उनका भी क्लियर हो जाए। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला प्रजाति का नाम क्या है, तो विश्व में सर्वाधिक आबादी कौन सा प्रजाति का पाया जाता है, तो काकेसायर प्रजाति के आबादी विश्व में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, काकेसायर प्रजाति विश्व में सर्वाधिक है। कुछ प्रजाति याद रखिएगा। पूरे विश्व में 3 प्रजाति हैं। कौन कौन से, काकेसायर, मंगोलॉयड और ऑस्ट्रेलॉयड। ये 3 प्रजाति पूरे विश्व में है, और जबकि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या काकेसायर प्रजाति का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद शहर में पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1954 से हुई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। 2015 में भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं 2015 में। ध्यान रखिएगा ये ईयर। अगला प्रश्न, द्विगुट संधि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच सैन्य संधि है। द्विगुट संधि का संबंध किन 2 देशों से है, प्रश्न यह बनता है, तो द्विगुट संधि का संबंध ऑस्ट्रिया और जर्मनी से है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों एक गुट में थे, इसलिए द्विगुट संधि इन दोनों देशों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। क्रीमिया युद्ध हुआ था जिसमें रूस की पराजय हुई थी। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन से ग्रह का एक दिन बुध के 90 दिनों के बराबर होगा, तो हमारा पृथ्वी है, उसका एक दिन बराबर इक्वल टू 90 दिन बुध का हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न साथियों, शून्य आधार वाला बजट लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो शून्य आधार वाला बजट लागू यूएसए पहला बार किया था। भारत में भी शून्य आधार वाला बजट लागू किया जाता है, लेकिन विश्व में सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, तो यूएसए अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं,
वृंदावन गार्डन मैसूर में है। याद रखिएगा, वृंदावन गार्डन पूछ दिया जाएगा तो इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। ये नहीं कि वृंदावन शहर मथुरा में है, यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश आप राइट नहीं कीजिएगा। वृंदावन गार्डन मथुरा या मैसूर में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल काल से संबंधित है। प्रश्न यह बनता है, नटराज काल की मूर्ति का संबंध किस शासन काल से है? तो चोल काल से संबंधित है नटराज की मूर्ति। और नटराज की मूर्ति यह चतुर्भुज को प्रदर्शित करती है। यह कांस्य की बनी या शंकर जी को नाट्य करते हुए प्रतिमा बनाया गया है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान प्रिंस ऑफ विल्डर्स शाहजहां का शासन था को कहा गया है। साथियों, यह प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। मूर्ति कला का गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय ने की। मूर्ति कला का गंधार शैली था। गंधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों का शुरुआत कुषाण शासकों ने किया था, तो उसका सूत्रपात महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। प्रश्न यह पूछा जाता है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद सिटी में सालारगंज संग्रहालय है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल। जैसे बीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो बिहार के राज्यपाल करेंगे। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? पूछा जाएगा बीपीएससी। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सभी राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष जो यूनियन में होता है, उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। याद रखिएगा, बर्फ़ पर जब हम दबाव बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। यह जस्ट अपोनेंट होता है एक दूसरे का। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में लगा हुआ होता है। घरों का जो इलेक्ट्रिक जो वायर हमारा रहता है वे समानांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। जितने भी हमारे मशीन घर में यूज होते हैं वे सभी समानांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न, टॉर्नेडो चक्रवात विश्व का सर्वाधिक विध्वंसकारी होता है। टॉर्नेडो चक्रवात जो कि उत्तरी अमेरिका के तट पे पाया जाता है, यह चक्रवात चलता है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली और विध्वंसक टॉर्नेडो चक्रवात है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 19 युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के समय निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 जो है विश्व या युद्ध और बाहरी आक्रमण जब होगा भारत पे, तो उस समय अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। 19 में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को निलंबित किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम क्या है? तो ली कार्बूजियर, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं जिनका संबंध फ्रांस देश से है। ली कार्बूजियर कहाँ के यह वास्तुकार थे? तो फ्रांस के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। ध्यान रखिएगा, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कौन से संस्था का हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। रबर की खेती के लिए विषुवत रेखीय जलवायु उपयुक्त होती है। रबर की खेती सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो विषुवत रेखीय जो भी कंट्री है वहाँ पे रबर की सर्वाधिक खेती होती है। विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक रबर की खेती किस देश में होता है? तो थाईलैंड में। पहले यह रिकॉर्ड किनके हाथ था? तो ब्राज़ील के हाथों था। अगला देखते हैं, हुंकार पत्रिका का संपादक स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। हुंकार पत्रिका कौन निकाले थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। वर्धा परियोजना का संबंध शिक्षा से है। ध्यान रखिएगा, वर्धा एक परियोजना है जिसका संबंध किससे है? तो शिक्षा से है, एजुकेशन से संबंधित है वर्धा परियोजना। आगे देखते हैं, उलोंग चाय का उत्पादन ताइवान में होता है। सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक यह कीमती चाय है। चाय का एक किस्म है उलोंग चाय, जिसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ताइवान में पाया जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी विकिरण दृश्य प्रकाश तरंगों को कहा जाता है। दृश्य प्रकाश तरंगों को किस नाम से जानते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी विकिरण के नाम से दृश्य प्रकाश तरंग को जानते हैं। मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है। प्रश्न यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि बटन सेल किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया रहेगा मरकरी सेल, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी सेल को ही हम बटन सेल के नाम से जानते हैं।
साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, जीडी अग्रवाल को पर्यावरण का इंजीनियर कहा जाता है। प्रश्न यह बनता है कि पर्यावरण का इंजीनियर किन इनमें से किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा जीडी अग्रवाल, तो पर्यावरण के इंजीनियर हम जीडी अग्रवाल को राइट आंसर कर देंगे। अगला एक प्रश्न, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो कि 1999 में चलाया गया था। कछुआ प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1999 में, ध्यान रखिएगा। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1973 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में कब चलाया गया था? तो 1992 में। ये सभी तीनों प्रश्न को याद रखिएगा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, 1999 में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 21 अक्टूबर याद रखेगा, पुलिस स्मरण दिवस इस तारीख को हम मनाते हैं। अगला एक प्रश्न, दक्षिण भारत में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो चेगुड नाम से कबड्डी को दक्षिण भारत में पुकारा जाता है। चेगुड किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत में कबड्डी खेल को चेगुड के नाम से जानते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो सरदार पटेल जी को एकता का जनक कहा जाता है, तो इनके नाम पे एक पुरस्कार की शुरुआत 2019 में किया गया था। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुआ था, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, कितने बार भी। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। हिटलर ने आत्महत्या किया था, याद रखेगा, सभी को पता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड जब समाप्त होने के कगार पे था तो जर्मनी हार रहा था। जर्मनी का डिक्टेटर का नाम क्या था? तो हिटलर। उसने देश को छोड़ने के बजाय वहीं मरना, आत्महत्या करना सही माना। तो उसने आत्महत्या कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या किया था। हिटलर से एक फैक्ट याद रखिएगा, यह नाजीवादी दल का यह नेता था। और फांसीवादी दल का नेता कौन था? तो मुसोलिनी, जो कि इटली का डिक्टेटर था। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बकरी को रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है। वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है कि रनिंग केरी के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑप्शन में बकरी दिया रहेगा, वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बकरी को हम रनिंग केरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनको मृत्यु दंड किनके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। यह कब दिया गया था? ईस्वी पूछा जाएगा, तो 1606 में जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। जहांगीर को न्याय का जंजीर के नाम से जानते हैं। और चित्रकारी का युग किसके काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहते हैं। और वास्तुकला का स्वर्णिम युग किसके काल को कहते हैं? तो शाहजहां को कहते हैं। इन फैक्टों को याद रखिएगा दोस्तों। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। याद रखिएगा, पाहुल प्रणाली चलाया गया था सिख धर्म में। इसकी शुरुआत सिख धर्म के 5वें गुरु गोविंद सिंह थे, नहीं, सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत कराए थे। 5वें गुरु तो अर्जुन देव थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत करवाए थे, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम यदुनाथ भट्टाचार्य ने गाया था। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत को किसने गाया था, तो यदुनाथ भट्टाचार्य जी थे। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले गाए थे। अगला प्रश्न, आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। बंगाली कवि थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने सबसे पहले आनंद मठ का प्रकाशन कब किए थे? तो 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किए थे। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लिया गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किए थे? 8। लेकिन जोड़ा कितना गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। मूल अधिकार पूछा जाएगा तो यह अमेरिका के संविधान से निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठन किया गया था। ठक्कर आयोग का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था, जिसके जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? ठक्कर आयोग।
आगे देखते हैं, गुप्त काल में देवता कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में किस देवता की पूजा किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, कार्तिकेय देवता की पूजा गुप्त काल में किया जाता था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। अगला देखते हैं, जीरो बेस बजट को सनसेट बजट कहते हैं। जीरो बेस बजट है उसे हम सनसेट बजट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सनसेट बजट हम जीरो बजट को कहते हैं। अगला प्रश्न, चाय कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे से पाया जाता है। चाय किस पौधे से पाया जाता है? तो कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे से चाय की प्राप्ति होती है। मूसी रानी की छतरी पर्यटक स्थल अलवर राजस्थान में है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह एक पर्यटक स्थल है जो कि राजस्थान के अलवर शहर में यह स्थित है। कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में है। कानपुर महल आप यूपी नहीं मार दीजिएगा, याद रखिएगा, इसलिए प्रश्न को हमने लिया है। कानपुर महल यह धौलपुर राजस्थान में स्थित है। अगला एक प्रश्न, 2011 जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 74.04% भारत का साक्षरता दर था 2011 के जनगणना अनुसार। अगला एक प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरीपट्टनम था। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी भारत का पहला आक्रमण कब किया था? तो सबसे पहले भारत पे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण 1175 में किया था, जो कि मुल्तान में किया था। और दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1178 में, याद रखिएगा। और फिर तीसरा आक्रमण कब किया था? तो 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में। और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 1192 में किया। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, याद रखिएगा। 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध में ही यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया जाता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा के पेशवा का नाम क्या था? तो मराठा के तरफ से तृतीय युद्ध में पेशवा थे कौन? बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तृतीय युद्ध में मराठा के पेशवा का नाम क्या था? तो बालाजी बाजीराव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहे थे? पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था, तो पेशवा तो थे बालाजी बाजीराव, लेकिन वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहे थे इस युद्ध का? तो सदाशिव भाव। याद रखिएगा, सदाशिव भाव वास्तविक नेतृत्व करता थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न, हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, हीरा महल का निर्माण कौन करवाए थे? तब बहादुर शाह जफर करवाए थे, जो कि मुगल काल के सबसे अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। साथियों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है। इसको आप रिवीजन करके जाइएगा तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। धन्यवाद।